दोस्तों 1700 टू 1798 इस ड्यूरेशन को हम लोग 18th सेंचुरी के नाम से जानते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1700 से 1798 ईस्वी के बीच के पीरियड को हम लोग 18th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो 18th सेंचुरी को बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में बांट करके डिस्कस करने वाले हैं। The first half of the 18th century is known as the Neoclassical period और the Age of Alexander Pope, जो कि 1700 से 1742 ईस्वी तक के ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं। दोस्तों 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को यानी पहले भाग को हम लोग नियो क्लासिकल पीरियड और एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, जो कि 1700 ईस्वी से 1742 ईस्वी के बीच तक है। और इसके बाद 1742 ईस्वी से लेकर के लास्ट 1798 ईस्वी तक को हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड और द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब नियो क्लासिकल पीरियड और द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेज से भरपूर होने वाली है ये वीडियो, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों बेसिकली नियो क्लासिकल पीरियड की शुरुआत होती है क्वीन एनी के राजगद्दी पर बैठने से। जब विलियम थर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ था, इसके बाद एनी को इंग्लैंड की महारानी बनाया गया। क्वीन एनी जो थी वो इंग्लैंड की महारानी बनी 1702 ईस्वी में, और इसी के साथ इस पूरे पीरियड को नियो क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। जब क्वीन एनी राजगद्दी पर बैठी तो इंग्लैंड में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। उनमें से कुछ प्रमुख पॉलिटिकल चेंजेस थे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण होना। दोस्तों जब क्वीन एनी 1702 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी बनी तो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी थी। उस समय मेनली दो प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनका नाम था विक्स और टोरी। सॉरी दोस्तों, विक्स और टोरी। तो विक्स और टोरी इन दोनों की विचार थिंकिंग लेवल बिल्कुल डिफरेंट थे दोस्तों। यानी विक्स जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो टोरी से मेल नहीं खाती थी, और जो टोरी थी वो विक्स से मेल बिल्कुल नहीं खाती थी। इन दोनों का जो सोचने का तरीका था, इन दोनों पार्टीज का काम करने का तरीका था, वो बिल्कुल एक दूसरे के डिफरेंट था। तो हमें इन सब के बारे में नहीं जानना है। बेसिकली क्वीन एनी के महारानी बनने से कई प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस स्टार्ट हो गए थे। उनमें से पहला था कि पॉलिटिकल पार्टीज बनना, इंग्लैंड में पॉलिटिकल पार्टीज बनना, जो कि दो नए प्रकार की पार्टीज बनी थी, वो थी विक्स और टोरी। इसके बाद और भी कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि पॉलिटिकल क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेस का निर्माण होना। दोस्तों जब विक्स और टोरी नाम की पॉलिटिकल पार्टीज बनी तो उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लब्स और कॉफ़ी हाउसेस जो बने थे वो बिल्कुल पूरी तरह से इन दोनों पार्टीज़ के अंडर में थे। यानी इनका पूरा देख रेख पॉलिटिकल पार्टीज जो विक्स थी और टोरीज थे इनके द्वारा ये बनाए गए थे, पॉलिटिकल क्लब्स और कॉफ़ी हाउसेस। जो टोरी के समर्थक थे वो विक्स के पॉलिटिकल क्लब्स में जाना पसंद नहीं करते थे, और जो विक्स के समर्थक थे, जो विक्स के अनुयायी जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो टोरी के क्लब्स में जाना पसंद नहीं करते थे। जो पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, इनमें बड़े बड़े राइटर्स आते थे और वे केवल उन्हीं पार्टीज़ की तारीफ करते थे जिनके समर्थन के लिए वो आए हुए होते थे। तो इसके बाद और भी कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिले। द न्यू पब्लिकेशन हाउस। दोस्तों जब राइटर्स लोग किसी पार्टी के समर्थन में कुछ लिखते थे तो उस समय क्रेज़ बन गया था इंग्लैंड के लोगों के बीच न्यूज़ पढ़ना या जो भी राइटर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता था उसे पढ़ना। तो उसके लिए पब्लिकेशन हाउस को बनाना ज़रूरी था, तो इसीलिए वहाँ बहुत भारी संख्या में पब्लिकेशन हाउस को बनाया गया। तो दोस्तों बेसिकली मेरा मोटिव ये था आप लोगों को बताना कि जब क्वीन एनी इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी 1702 ईस्वी में, तो इस प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे इंग्लैंड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर पोप के बारे में। चूँकि अलेक्जेंडर पोप
इसी एज से रिलेटेड थे। क्वीन एनी के ही एज से वे बिलोंग करते थे और वे एक बहुत बड़े क्रिटिक्स हम बोल सकते हैं, वो बहुत बड़े एक पोएट भी थे। तो इन्हीं के जीवन काल को हम लोग अलेक्जेंडर पोप का एज भी कहते हैं। इनकी मृत्यु शायद 54 वर्ष या 56 वर्ष में हो गई थी और इस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम लोग पूरे 18th सेंचुरी में 3 प्रकार के पोएट्स देखते हैं: नियो क्लासिकल पोएट्स, ट्रांजिशनल पोएट्स और प्री रोमांटिक पोएट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केवल नियो क्लासिकल पोएट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ रहेगी वो ट्रांजिशनल पोएट्स और प्री रोमांटिक पोएट्स के बारे में रहेगी। तो नियो क्लासिकल पोएट्स जो लोग थे, सबसे पहले मैं नियो क्लासिकल पोएट्स के नाम बता देता हूँ। तो वो सब थे अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रायर, जॉन गे और एक और नाम है सैमुअल बटलर। और भी कई प्रकार के पोएट्स होंगे, लेकिन मेनली ये चारों जो थे अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रायर, जॉन गे और सैमुअल बटलर, ये सब नियो क्लासिकल पोएट्स थे दोस्तों। अब ये पोएम लिखते थे तो इनका लिखने का तरीका क्या था, ये किस थीम का यूज़ करते थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे जानने वाले हैं। तो ये लोग बेसिकली सेटायर लिखते थे। सेटायर दोस्तों, जिसे मैंने शायद पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में सेटायर के बारे में बता देता हूँ। सेटायर जो है वह किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए या किसी सोसाइटी के लिए उसे व्यंग करने के लिए लिखा जाता है। यदि किसी समाज को हमें सुधारना हो या किसी विशेष व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को हमें क्रिटिसाइज करना हो या उसे हमें सुधारना हो, तो उस पर हम व्यंग करते हैं, जिसे हम लोग तंज कसना कहते हैं। तो बेसिकली जितने भी नियो क्लासिकल राइटर्स लोग थे, अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, सैमुअल बटलर, ये लोग पोएम के माध्यम से तंज कसते थे, सेटायर लिखते थे। और सेटायर 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल सेटायर और पब्लिक सेटायर। तो पर्सनल सेटायर मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति पर लिखा गया सेटायर। किसी विशेष व्यक्ति का जब हम लोग आलोचना करते हैं या व्यंग करते हैं तो वो पर्सनल सेटायर होता है। लेकिन अगर हम पूरी एक सोसाइटी के बारे में डिस्कस करें, उसकी बुराइयों की हम लोग आलोचना करें, तो वो पब्लिक सेटायर के नाम से जाना जाता है। तो नियो क्लासिकल पोएट्स लोग थे, वो सेटायर लिखते थे और बेसिकली इसे हम लोग टोन पोएट्री के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड होता था वो अधिकतर टोन लाइफ पर ही बेस्ड होता था। ये हीरोइक कपलेट में लिखते थे। हीरोइक कपलेट मतलब 2 लाइन का एक स्टेंजा है, जिसे हम लोग हीरोइक कपलेट में लिखते, जिसे हम लोग हीरोइक कपलेट बोलते हैं। तो हीरोइक कपलेट जो कि 2 लाइन का एक स्टेंजा होता है, तो इसी पर जो नियो क्लासिकल पोएट्स लोग थे वो अपने सेटायर को लिखा करते थे। दोस्तों आप लोगों ने इतना तो जान लिया कि नियो क्लासिकल पोएट्स लोग थे वो हीरोइक कपलेट का यूज़ करते थे, उनका बैकग्राउंड टॉन लाइफ पर बेस्ड था और वे सेटायर लिखते थे। लेकिन ये आइडिया उनके पास आया कहाँ से? ये आइडिया उनका खुद का नहीं था दोस्तों। इन्हें आइडिया मिला था अपने से पहले के राइटर्स लोग, जिन्हें हम लोग क्लासिकल राइटर्स के नाम से जानते हैं। क्लासिकल राइटर्स जैसे होमर्स, होरेस और वर्गिल, ये सब क्लासिकल राइटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी जो नियो क्लासिकल पोएट्स थे वे कॉपी करते थे क्लासिकल पोएट्स का। मतलब अलेक्जेंडर पोप, जॉन गे, मैथ्यू प्रायर, ये सब थे, ये लोग कॉपी करते थे, फॉलो करते थे होमर, होरेस और वर्गिल को। होमर, होरेस और वर्गिल जिस प्रकार का थीम यूज़ करते थे, जिस प्रकार का बैकग्राउंड यूज़ करते थे, उसी प्रकार का बैकग्राउंड यूज़ करने लगे थे नियो क्लासिकल पोएट्स लोग, जो कि हैं अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रायर, सैमुअल बटलर, etc। तो इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि जो लिखने का तरीका था नियो क्लासिकल पोएट्स का, वो उनका खुद का नहीं था, बल्कि उनसे पहले वाले राइटर, जिन्हें हम लोग क्लासिकल राइटर्स के नाम से जानते हैं, उनका था। अब दोस्तों नियो क्लासिकल के जितने भी पोएट्स हैं,
इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अलेक्जेंडर पोप, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका पोएटिक करियर है, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पीरियड है, इसमें पोप ने द रेप ऑफ द लॉक जैसे सेटायर की रचना की है, यानी एक सोशल सेटायर लिखा है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। इसके सेकेंड पीरियड में पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप ने होमर का द इलियाड और ओडिसी, जो कि इपिक है दोस्तों, होमर के द्वारा लिखा गया है द इलियाड और ओडिसी, तो इसका ट्रांसलेशन किया गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो इसलिए सेकेंड पीरियड को हम लोग द पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं। अब अलेक्जेंडर पोप के थर्ड पीरियड की बात करें तो उन्होंने एक सेटायर लिखा है बेड्स पोएट्स पर, उनकी आलोचना की है बेड पोएट्स पर। और इसके बाद हम लोग फोर्थ पीरियड में आते हैं, अलेक्जेंडर पोप के फोर्थ पीरियड के बारे में। तो उन्होंने एक एसे को लिखा था एक मैन के ऊपर, एन एसे ऑफ मैन, एसे ऑन मैन जिसे हम लोग कहते हैं। यह एक फिलोसफिकल पोएम है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले पोएट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मैथ्यू प्रायर। तो मैथ्यू प्रायर इनके इम्पोर्टेंट सेटायर हैं द हिंद एंड द पैंथर एंड सोलमैन, जो कि बेस्ट सेटायर में से एक है। इसके बाद जॉन गे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनके पॉपुलर सेटायर हैं फेबल्स, जो कि हीरोइक का प्लेट पर लिखा गया है। और इसके बाद सैमुअल बटलर, जिनका पॉपुलर सेटायर है हुडीब्रास। हुडीब्रास सैमुअल बटलर का वन ऑफ द बेस्ट सेटायर्स है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पूरे नियो क्लासिकल पीरियड और अलेक्जेंडर पोप के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।